चलिए सभी क्लास में आ जाइए एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे। और देखिए आज जो है ना आप लोगों की चलिए बहुत बढ़िया, आज जो है आप लोगों का यूपी टीजीटी आर्ट, मतलब जितना भी आज तक के पेपर हुए हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी आर्ट से संबंधित 1999 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज आपका संडे है, तो संडे स्पेशल क्लास में हम लोग 1999 से लेकर 2021 तक के पेपर को पूरे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो होगा 2021 का पेपर। कौन सा पेपर? 2021 का पेपर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2016, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा प्यार से एक बार थोड़ा सा सभी लोग कमेंट करेंगे कि आवाज वगैरह क्लियर है, बताएंगे सभी लोग। एक बार सभी लोग बताएंगे आवाज वगैरह क्लियर है ना, शाबाश। और क्लास का आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का सेशन आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग उस चीज को कवर करेंगे कि जो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे पहले ही, लेकिन इसमें नई बात ये होगी कि इसके आगे नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम होगा उसमें कौन सा क्वेश्चन अब आता है इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। बस एक चीज और नहीं होगी कि इसमें आपको इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, ठीक। तो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो तो हिंदी में पढ़ ही लेगा, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में भी पढ़ ले, ठीक है। तो इसमें हमने कंबाइंड रखे हैं क्वेश्चन, तो सभी लोग आ जाइए एक बार क्लास में फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो शुरू करते हैं। विश्राम जी हैं, साधना, संजय सिंह साहब, द ड्राइंग गर्ल, वेरी गुड, दिव्यास, चांदनी, प्रशंसा, शाबाश, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सभी को गुड इवनिंग। फैज, जय हिंद मैम। जी मैम। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। अब हम हो जाते हैं यहां से बिल्कुल गायब और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोगों को उसका जवाब देना है, तो फटाफट से रेडी हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूछा जा रहा है, इसमें सभी लोग बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइए, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? देखो ये 1854 लिखा है, 1854, 1868, 1872, 1870, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1854 में इसकी स्थापना होती है, ठीक, ये याद रखना है। अब ये इससे संबंधित जो फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है अब आपसे आगे कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब होती है, ये आपसे पूछा जा चुका है, 1854 में होती है। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है क्या कि पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गरनहट चित्तपुर स्थान पर 1854 में भारतीय किसके किसके मिलन से, भारतीय प्लस यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयास से एक गैर सरकारी, कैसा था ये, गैर सरकारी उद्यम के रूप में इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान संचालित था, ठीक। होता है 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में इसको परिवर्तित कर दिया।
चला गया नेटवर्क। पता था हमें कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। चलिए, अब सही है ना? अब सही है, बताइए। जी, अब सही है। चलिए, तो हमने क्या बताया इसमें? इसमें दिया है कि दिया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के नेतृत्व में इसका संचालन स्थानीय शासन ने ले लिया था। ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रथम प्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हमेशा स्पेशल क्लास में ऐसा ही होता है। हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। खैर, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे हंसते हंसते, खेलते कूदते, उछलते हुए, मटक मटक के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, चलिए। तो पूछा जा रहा है इसमें कि प्रथम प्राचार्य कौन थे? H.H. लॉक, जो कि लंदन से आए थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर पूछा जाएगा आपसे, फिर पूछा जाएगा आपसे से पद पर स्थानांतरित होकर यहां पर। ठीक, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, ये जितने फैक्ट है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या होगा, जल्दी से। इसमें दिया है ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक बाइंडर का, लिंसेड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या फेविकोल? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बताइए। अब सही होगा, अब सही होगा। हमने नेटवर्क चेंज कर दिया। बताइए, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका यूज किया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस राइट आंसर हो जाएगा लिंसेड ऑयल। किसका यूज करते हैं हम? ऑप्शन बी, लिंसेड ऑयल का इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे जो फैक्ट बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए। तेल रंग का जो प्रयोग है वो बाइंडर में अलसी का तेल या लिंसेड ऑयल का प्रयोग करते हैं। अलसी का तेल लिख के दे दे या लिंसेड ऑयल, एक ही बात है। ठीक, समझ जाना। फिर दिया है तेल माध्यम से प्रायः गिरी, गुठली या बीजों, इनसे निकला हुआ कोई तेल यूज किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल माध्यम में प्रायः किसका किसका यूज करते हैं हम? तो गिरी, गुठली, बीज, इन सब से जो निकलता है ना, इनका हम यूज करते हैं तेल में। ठीक, जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी का कुछ अंश रहता है, मतलब इसमें हल्का हल्का नमी टाइप की रहती है, तो उसी का यूज हम इसमें करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दिया है रंग को पतला करने के लिए प्रायः तारपीन का तेल, थिनर या पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रंग को पतला करने के लिए पूछा जाता है किसका यूज करते हैं? तो तारपीन का तेल, थिनर या पेट्रोल का यूज करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। क्या हो गया? नहीं आ रही है आवाज सही? बताइए। हेलो, एक सेकेंड, हम अपने में देख लेते हैं। क्या हो गया? नहीं आ रही है आवाज सही? बिल्कुल सही आ रही है अब बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सही है। ठीक है, हाँ, अब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे दे रहा है कि तेल चित्रण में जो भित्ति है, पूछा जाता है इसमें कि तेल चित्रण में जो भित्ति है वो प्राचीन रूप है, जिसमें हम काष्ठ फलक, बोर्ड और गैसों आदि पर तेल माध्यम में चित्रकारी की जाती है। किसमें? काष्ठ फलक जो है, बोर्ड है, गैसों, इन सब पर तेल माध्यम में चित्रकारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके हेतु सर्वोत्तम जो चित्रभूमि है क्या होती है? कैनवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है, तेल चित्रण के लिए जो चित्रभूमि होती है वो कौन सी? तो सबसे उत्तम कौन सी है? कैनवास है, जो जूट या सन से या कपास के मिश्रण से बनाई जाती है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बाहौस स्कूल कहां पर स्थित है? इटली में है, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में? बताइए, बाहौस स्कूल कहां पर स्थित है? ये बताना है आपको तीसरे नंबर पे। तीसरे का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है जर्मनी में। कहां पर है ये? जर्मनी में है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या आपसे पूछा जा सकता है आगे कि बाहौस स्कूल कहां है?
वीमर, वाइमर, या इसी को मतलब ये जर्मनी में है, ठीक, जर्मनी में है। और 1919 में वाइमर कला संस्था के प्रधान पद पर किसको, वाल्टर ग्रेपियस नाम के वास्तु कलाकार की नियुक्ति होती है। पूछा जाता है वाल्टर ग्रेपियस का जो नियुक्ति होती है ये कहां पर होती है, तो बाहौस स्कूल में इसकी नियुक्ति होती है। किसकी, वाल्टर ग्रेपियस की, ठीक। इन्होंने संस्था को बाहौस नाम दिया था। तो बाहौस नाम किसने दिया था, वाल्टर ग्रेपियस ने ही दिया था, ठीक। और जिसका मध्ययुगीन कलाकार संघ, जहां वास्तु कलाकार जो थे, जहां वास्तु कलाकार के निर्देशन में चित्रकार और मूर्तिकार काम किया करते थे, यही था, ठीक। मध्ययुगीन कलाकार संघ था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। मैसूर में है, मदुरई में है, हैलेबिडू में है, एहोल में है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अब बिल्कुल क्लास सही चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मटकी हुई थी क्लास, मटक मटक के चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर वे में है। बताइए चौथे का क्या है। बिल्कुल सही है, मदुरई। कहाँ पड़ता है ये आपका, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे संबंधित जो फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं आगे। तो मदुरई की बात करें, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर सर्वाधिक विकसित और प्रसिद्ध है। और यह मंदिर जो है सुंदरेश्वर शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी का युगल मंदिर है। पूछा जा सकता है कि इसमें किसको किसको दिखाया गया है, तो सुंदरेश्वर शिव और पत्नी जो है इनकी मीनाक्षी, इनको दिखाया गया है इस मंदिर में, तमिलनाडु में, ठीक है। मदुरई जो है ये नायक वंश की राजधानी थी। किसकी थी, नायक वंश की राजधानी थी मदुरई। और तमिलनाडु के मध्य में स्थित मदुरई नगर ये भारत की प्राचीन सभ्यता का जीता जागता प्रमाण मिलता है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांड्य राजाओं ने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है कि मदुरई में किसने शासन किया, तो पांड्य राजाओं ने किया, ठीक। आगे चलकर दक्षिण भारत का एथेंस यही कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत का एथेंस किसको कहते हैं हम, मदुरई को बोलते हैं। किसको कहते हैं, मदुरई को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और चालुक्य वंश के जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है, वो एहोल है। कौन सा, चालुक्य वंश का जो मंदिर है वो एहोल है। और लाड़ खान मंदिर जो है दुर्गा मंदिर है, ये भी यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन बताओ। दिया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है, सभी लोग बताएंगे। अनुपम सूद है, मंजीत वाबा है, नंदलाल बोस है, महेंद्र पांड्या है। सभी लोग बताएंगे 5वें का क्या होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही है अनुपम सूद। इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम सही है। चलो अब देखते हैं। तो अनुपम सूद की बात करें तो ये महिला कलाकार है। कौन है ये, महिला कलाकार हैं। इन्होंने छापा चित्रकार और प्रिंट मेकिंग कलाकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है। किसके रूप में, छापा कलाकार और प्रिंट मेकिंग के लिए। तो इन दोनों के लिए ये कौन प्रसिद्ध है, अनुपम सूद प्रसिद्ध है, ठीक। और अनुपम सूद के चित्र जो है आकृति मूलक है, ऐसे भी पूछा जाता है। कैसे हैं ये, आकृतियों में है, ठीक। और इनके चित्रों में कुछ उदासी देखने को मिलती है, बेचैनी लिए हुए है। और इनकी जो मानवाकृतियां हैं, खामोशी, मौन, इनको व्यक्त करती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासी, बेचैनी, खामोशी, मौन, ये अपनी आकृतियों में कौन समेटे हुए हैं, तो अनुपम सूद के चित्र जो हैं वो समेटे हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इनसे कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अनुपम सूद के जन्म से लेकर कब होता है, 1944 में होता है। कहाँ होता है, होशियारपुर पंजाब में होता है। कहाँ, होशियारपुर पंजाब में होता है। और नंदलाल बोस जो है ये बंगाल शैली के चित्रकार थे। कहाँ के, बंगाल शैली के। और मंजीत वाबा की बात करें ये समकालीन आधुनिक चित्रकार थे। और महेंद्र पांड्या की बात करें तो ये मूर्तिकार थे। तो ये भी पूछा जाता है कि नंदलाल बोस कहाँ के, बंगाल शैली के चित्रकार, मंजीत वाबा समकालीन आधुनिक चित्रकार, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार, ठीक। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 6वें पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए इधर पे। बताइए किसने बनाए थे, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किसने बनाए थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। 6वें पे आएंगे आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सतीश गुजराल। आप लोगों ने एकदम राइट आंसर दिया है, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वें नंबर पे आते हैं। पूछा गया है इनमें से किस ओलियोग्राफ से संबंधित है। बताइए ओलियोग्राफ से संबंधित चित्रकार का संबंध किससे है। बताइए, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर,
गणेश पाइन। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका, राजा रवि वर्मा इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, ओलियोग्राफ या लिथोग्राफर, कुछ भी दे दे आपको समझ जाना है, राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इन्होंने 1894 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक, सर माधव राव की सहायता से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सर माधव राव की सहायता से कहां पर? मुंबई के उपनगर या घाटकोपर बोल दीजिए, ये खोली थी। ठीक, और राजा रवि वर्मा जो है ये देश के पहले लिथोग्राफर बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितना लिखा है बिल्कुल से रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है, ये प्रसिद्ध चित्र किसने लिखा है? तो आप लोग समझ जाएंगे राजा रवि वर्मा ने ही शकुंतला के बारे में ज्यादातर चीजें बनाई हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां पर दिया है नंदलाल बोस, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, दिया है नंदलाल बोस कौन? तो ये बंगाल शैली के चित्रकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, सभी जानते हैं। ठीक, अब अवनींद्रनाथ टैगोर को देखें तो ये कौन है? ये बंगाल शैली के पितामह हैं, पिता हैं, ये जनक हैं। ठीक, और इन्होंने ही वॉश शैली के, मतलब ये प्रणेता हैं, इन्होंने ही पैदा की थी इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणेश पाइन दिया था चौथा ऑप्शन, तो ये समकालीन कलाकार थे। तो इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं जो आपसे आगे चल के पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बताओ छितीन्द्रनाथ मजूमदार जो है ये कौन सी टेक्निक में सिद्धस्त है? तेल, जल, वॉश, टेम्परा, बताइए। बहुत बढ़िया, मजा आ रही है कि नहीं ये बताइए फटाफट से। एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका थोड़ा सा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिया है, वॉश टेक्निक से इनका संबंध मिलता है और ये सिद्धस्त हैं। ठीक, अब इनको देख लेते हैं, इनके बारे में और क्या पूछा जा सकता है आपसे आगे। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए, दिया हुआ है छितीन्द्रनाथ मजूमदार जो है वो ये जो है ये वॉश टेक्निक में सिद्धस्त थे और ये बंगाल शैली के संत कलाकार थे। पूछा जाता है संत कलाकार किसको कहते हैं? तो छितीन्द्रनाथ मजूमदार को कहते हैं। और ये अवनींद्रनाथ जो है ना, अवनींद्रनाथ इनके कला गुरु थे। ठीक, और छितीन्द्रनाथ का जन्म पूछे तो 1891 में मुर्शिदाबाद बंगाल में होता है। कहाँ होता है? मुर्शिदाबाद बंगाल में होता है। और सन 1942 ईस्वी से इन्होंने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष पद पर काम किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही यहाँ पर कला विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक, 1942 में की थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो दिया है अपने चैतन्य महाप्रभु की जो श्रृंखला तैयार की है वह अत्यंत कारुणिक है। इन्होंने ना चैतन्य महाप्रभु की नाम से एक चित्र श्रृंखला भी बनाई हुई है। ठीक, आगे चलेंगे ना तो अभी क्वेश्चंस लगातार आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए है जैसे चैतन्य की चटशाला के रूप गुरु के द्वार पर। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलेंगे, दिया है चैतन्य का गृह त्याग, बहुत पूछा जाता है संत के रूप में, और कृष्ण प्रेम में विभोर। इस तरह से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं, दिया है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल कौन है ये बताना है। कौन है? ओपेरा गायक हैं, कला इतिहासकार हैं, पियानो वादक हैं या पुनर्जागरण कलाकार हैं? बताइए क्या है। अर्नेस्ट बेनफील्ड की बात हो रही है, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर बता दिया, कला इतिहासकार हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। अच्छा ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, हम बता देते हैं। ठीक है, कला इतिहासकार हैं। इनके जन्म की बात करें अर्नेस्ट बेनफील्ड की, तो इनके जन्म की बात करें तो 1861 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, कहाँ होता है इनका जन्म? इंग्लैंड में होता है। ठीक, ये कला इतिहासकार हैं, कला समीक्षक हैं। ठीक, और इन्होंने 1884 में, किसी को याद हो अगर, 1884 में मद्रास में प्राचार्य का पद संभाला था। आप लोगों को याद है? बताइए जल्दी से। और 1896 में, 1884 में तो मद्रास में, और 1896 हाँ 1896 में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में इन्होंने किया था। इन्हीं को कहते हैं ईबी हैवल। ठीक है, शॉर्टकट में, बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं। 10वें पे आते हैं। पूछा गया है पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, ये बताइए। राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है इसका राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है। देवकीनंदन शर्मा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को पक्षियों का कलाकार बोला जाता है या पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखो इन्होंने क्या क्या काम किया है। पक्षियों के कलाकार देवकीनंदन शर्मा थे और इन्होंने कबूतर, मोर, कोयल, बुलबुल, इन सबको बहुत अच्छे से नजदीक से देखा था और उनका अध्ययन किया था। ठीक, अब इनके बारे में बात करें। जो देवकीनंदन शर्मा है, इनका जन्म 17 अप्रैल 1917 में होता है। कब होता है इनका जन्म? 1917 में होता है। ठीक, और इन्होंने जो शिक्षा ली है ना, वो शैलेंद्र नाथ डे के सानिध्य में रहकर इन्होंने शैक्षणिक कार्य किया है। ठीक, तो शैलेंद्र नाथ डे के सानिध्य में रहकर इन्होंने काम किया है। फिर बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन्हें कला योगदान के प्रोफेसर अमेरिटस, क्या है? प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया था। पूछा जाता है प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। किनको? तो देवकीनंदन शर्मा को सम्मानित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बात करें तो 1922 में इनका जन्म होता है। ये भित्ति चित्रण में पारंगत थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, पैलेट का प्रयोग किया जाता है डिजाइन के लिए, चित्रकला, मूर्तिकला, टेक्सटाइल के लिए। किसके लिए पैलेट का यूज करते हैं ये बताना है आपको। बताइए, पैलेट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बहुत बढ़िया, तो ये पेंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो इसके बारे में पूरा अच्छे से समझ लो। पैलेट का प्रयोग जो है चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है। रंगों को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रंगों को महोगनी की जो एक महोगनी की लकड़ी होती है, ठीक, ये आपके भूमध्य रेखा वाले एरिया में पाई जाती है, भूमध्य वाले एरिया में। ठीक है, रंगों को महोगनी की लकड़ी, कांच या फिर चीनी मिट्टी, इसकी एक प्लेट पर छुरी से मिलाया जाता है। ठीक, मिला लिया। फिर इन प्लेटों और छुरियों के विभिन्न नमूने भी होते हैं। प्राचीन काल में रंग जो है वो सीपियों या प्यालों में रखे जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें किया जाता था। फिर आगे बात करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में जो तूलिका है वो किसी रेशेदार लकड़ी, तूलिका मतलब ब्रश की बात हो रही है, वो किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को एक सिरे से कूट कर, जैसे आप लोग आजकल दातून करते हैं ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस थी आपके ब्रश बनाने की। और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी जो होती है उसकी प्याली का प्रयोग करते थे रंग घोलने के लिए। आजकल जो आप लोग आमप्लेट का यूज करते हैं ना, सेम टू सेम यही चीज थी पहले के जमाने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12वें पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, ये बताओ। राजकुमार, एनएस बेंद्रे, केएस कुलकर्णी, सतीश गुजराल। बताइए क्या होगा। अब तो सही चल रही है ना क्लास? स्टार्टिंग में लग रहा था क्लास नहीं हो पाएगी आज भी। चलिए, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना पूछी गई है, किसने की थी? बहुत बढ़िया, तो केएस कुलकर्णी वालों एकदम राइट हो आप लोग। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, नहीं दिया है इसमें, चलो तो इनकी बात करते हैं। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना केएस कुलकर्णी ने की थी। कब की थी? 1945 से 1955 के बीच में इसकी स्थापना होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और आगे बात करते हैं तो इनके बारे में एक क्वेश्चन याद रखना केएस कुलकर्णी के बारे में कि इन्होंने 1972 से 78 के बीच में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर? बीएचयू में। लिख लीजिए, बीएचयू में 1972 से 78 ईस्वी तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन रहे हैं। ये आपको इतना याद रखना है। अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब होता है? 1918 में होता है। कहां होता है? बेलगांव, कर्नाटक में होता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कांथा टेक्सटाइल की बात कर रहा है, ये कहां से है? उड़ीसा से है, बिहार से है, बंगाल से है, आंध्र प्रदेश से है। बताइए कांथा टेक्सटाइल कहां की है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। बंगाल वालों एकदम राइट हो। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं।
कांथा लोक कला कहाँ की है? सभी जानते हैं, बंगाल की है। अल्पना की बात करें, अल्पना लोक कला भी कहाँ की है? बंगाल से है। और कांथा कढ़ाई बंगाल की सर्वप्राचीन कलाओं में से एक जानी जाती है। और इस कला में जो है पुरानी साड़ियों, धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली निचली सतह बनाई जाती हैं, जिसके ऊपर कई परत बनाई जाती हैं, जिसमें रंगीन धागों को, खैर इतना हमें पढ़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का आप लोग सभी जानते हैं मधुबनी लोक कला प्रचलित है। और उड़ीसा में 17वीं शताब्दी में पट चित्रकला प्रायः टाट या कपड़े पर बनती थी। तो उड़ीसा के लिए क्या है? पट चित्रण है। ठीक, तो इतना बस याद रखना है आपको, कौन सी कहाँ की है, ज्यादा डिटेल नहीं। आगे, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? ये आप लोग बताएंगे। बसावन है, गोवर्धन है, मूलाराम है, मंसूर है, बताइए क्या होगा। कांगड़ा चित्र शैली आपसे पूछी है, कौन है मेन? बिल्कुल सही है, मूलाराम इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए। कांगड़ा चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन? मूलाराम था। और कांगड़ा शैली के अन्य चित्रकार में खुशाला, मानकू, कुशनलाल, फत्तू, ये सब जो है, ये सब आपके यहाँ कांगड़ा शैली से ही मिलते हैं। ठीक, ये याद रखना है। इतिहासकार वेडेन पावेल ने लिखा है कि पुरखू, इंपॉर्टेंट लाइन है, पुरखू राजा संसार चंद के समय का सर्वाधिक निपुण कलाकार था और वह रेखांकन में अति कुशल था। पूछा जाता है इसको किसने लिखा है या ये कोटेशन किसका है? तो वेडेन पावेल ने कहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है कांगड़ा शैली जो है वो संसार चंद के काल में चरमोत्कर्ष पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लगाओ विस्तार, बहुत पूछा जाने वाला। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है? तो संसार चंद के काल में। ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो आपसे अब आगे पूछे जा सकते हैं। बसावन की बात करें, ये किसके दरबार का है? अकबर के समय का दरबारी चित्रकार है। मंसूर की बात करें, ये किसके दरबार का है? जहांगीर के काल का है। और ये पशु पक्षी और वनस्पति चित्रण में सिद्धहस्त था। ठीक, ये याद रखना है। गोवर्धन की बात करें, ये शाहजहां के समय का है। ठीक, तो बसावन अकबर का, मंसूर जहांगीर, गोवर्धन शाहजहां। इस तरह से आपको ये सब चीजें अपनी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। नर्तकी कहां पर संग्रहित है? बताओ। दिल्ली क्या है? दिल्ली में है, वाराणसी में है, पटना में है या मथुरा में है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर 15 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिया है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त कांस्य नर्तकी है, किससे बनी है? कांस्य से बनी है या धातु से? कुछ भी लिख कर आएगा तो समझ जाना। ठीक, संग्रहित कहाँ है? तो संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें सेंटीमीटर में तो 10.5 सेंटीमीटर है। दोनों ही ऊंचाई आपको याद रखनी है। इंच में बात करें तो 4.1 इंच है। ठीक, देखो आप लोगों ने हो सकता है ये पेपर जो है सॉल्व कर चुके हो, आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको फुल डिटेल में चीजें दी जा रही हैं कि अब आपसे जो पूछा जा चुका है वो तो बहुत अच्छा है, पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है उसके बारे में, आगे क्या पूछा जा सकता है, वो सब चीजें आपको एक्स्ट्रा में बताई जा रही हैं। ठीक, तो अच्छे से समझ लो कि क्या क्या अब आपसे पूछा जा सकता है। दिया है मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कितनी मिली हैं? 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। और इस मोहर में सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने देखी होगी फोटो। ठीक, ना देखी हो तो डालना यूट्यूब, उसमें डालना गूगल में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। आगे, और उनके चारों ओर जो ये हमने मोहर पढ़ रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। और उनके चारों ओर पशु बैठे हुए हैं, जिसमें हाथी है, चीता है। ठीक है, जिसमें हाथी चीता जो है दाहिनी ओर है और गैंडा और भैंसा जो है बाईं ओर है, और सींग वाला हिरन जो है सिंहासन के बीचों बीच बैठा हुआ है। ये शिव जी बैठे हुए हैं। ठीक, और हाथी और चीता जो है वो दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। उल्टा करके हम दिखा रहे हैं फोटो। ठीक है, तो दाहिना इस तरफ हो जाएगा, और अगर गैंडा और भैंसा की बात करें तो वो इस तरफ बैठे हुए हैं बाईं तरफ को। ठीक, और बीच में यहाँ सामने बिल्कुल हिरन बैठा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ये सींग वगैरह निकली हुई है, इस तरह से बना हुआ है। आगे 16 पे बात करते हैं, तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखबीर सिंघल। बताइए क्या है 16 नंबर पे।
हाँ, सभी लोग आ जाइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैम जी प्रीवियस ईयर के पेपर किस बुक में मिलेंगे? हम सब कुछ बता देंगे, पहले आप लोग ये सब चीजें पढ़िए, फिर हर चीज आपको बताई जाएंगी। क्या है? पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, ये बताओ भारतीय विषयों को। बहुत बढ़िया, अमृता शेरगिल ने किया है। किसने? चलिए ठीक है, अमृता शेरगिल इसका सही हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। दिया है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने चित्रित किया है। फिर दिया है 1924 से 1929 ईस्वी में इन्होंने भारत प्रवास के मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण किया, जिसमें यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अमृता शेरगिल के बारे में बात करें जन्म की, तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को होता है। कहाँ? बुडापेस्ट, हंगरी में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो, यूरोप भ्रमण के दौरान अमृता शेरगिल गोंग और ताहिती कला से सर्वाधिक प्रभावित। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किस पर इनका प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें 1934 ईस्वी में भारत लौटने पर इन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बना लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने फैक्ट मिल रहे हैं ना, यहां से हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर लाइन आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे रही है, तो हर लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक, याद रखना। अब पूछा जाता है अमृता का जो प्रिय रंग था वो कौन सा था? वो था रेड कलर। ठीक, बद्रीनाथ आर्य की बात करें, इन्होंने सांवरी और पी कहा, इन्होंने ये प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। ठीक है, कौन सा? सांवरी और पी कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सांवरी के बारे में बहुत पूछा जाता है, कहां पर है? तो ये इलाहाबाद संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो दिया है के एस कुलकर्णी। इंपॉर्टेंट है, के एस कुलकर्णी के बारे में, तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की तथा दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक रहे। अच्छा, त्रिवेणी कला संगम हमने टाइम बताया था, बताओ जल्दी से क्या टाइम बताया था? चलो आगे। न्यूटन ने प्रकाश के जो 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है वो कब किया है? 1660 में, 1560, 1680, 1960। बताइए 17 नंबर का क्या होगा? वेरी गुड, न्यूटन ने 7 रंगों का जो चक्रण प्रस्तुत किया 1660। बहुत बढ़िया, 1660 में प्रस्तुत किया था। ठीक, अब देखिए इनके बारे में। तो न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र 1660 में प्रस्तुत किया और रंगों की उत्पत्ति का सबसे प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश ही माना जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रंगों की उत्पत्ति का सबसे प्राकृतिक स्रोत क्या है, तब आप लोग बताएंगे सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश से विभिन्न रंगों की उत्पत्ति होती है। प्रिज्म की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूर्य जो है वो 7 रंग ग्रहण करता है, जिसे सूक्ष्म रूप या अंग्रेजी भाषा में हम लोग विबग्योर बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग बैनिया पीनाला। ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। दिया है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन, पाल। क्या होगा राइट आंसर इसका? 18 नंबर पे सभी लोग बताएंगे, फटाफट से करेंगे। क्या है? भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सभी लोग एक साथ बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही आंसर दे रहे हो। पाल, पाल, पाल शैली एकदम सही है आपका, पाल शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, समझिए, भारत में लघु चित्रों का जनक किसको? पाल शैली को, क्योंकि प्रारंभ में पाल शैली में लघु चित्र जो है वो 10वीं शताब्दी में बनने शुरू हो गए थे। जो तालपत्र या ताड़पत्र या राजपत्र दे लिख के, कुछ भी समझ जाना सब कुछ। ठीक है, तालपत्र, ताड़पत्र या राजपत्र पर बनाए गए थे और ये 22.25 इंच लंबे थे और 2.25 इंच चौड़े थे, 22.25। ठीक, वही आंकड़ा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया है पाल शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? बंगाल, बिहार, नेपाल। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। मुगल शैली की बात करें, मुगल शैली की बात करें, मुगल शैली और राजपूत शैली, ये दोनों ही लघु चित्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर पे आते हैं। तो पूछा गया है भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा, राय कृष्ण दास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 19 पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दे रहे हैं ज्योतिष जोशी, एकदम राइट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्योतिष जोशी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब देखिए इसके डिटेल समझिए। भारतीय कला के हस्ताक्षर हमने पढ़ लिया, ज्योतिष जोशी। राय कृष्ण दास की बात करें, राय कृष्ण दास जो है ये 1892 ईस्वी में, क्या है, राय कृष्ण दास के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1892 में वाराणसी भारत में होता है और राय कृष्ण दास जो है ये भारत कला भवन की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट है, राय कृष्ण दास जो है ये भारत कला भवन की स्थापना करते हैं। कब? 1920 में। और राय कृष्ण दास की जो है ये चित्रकला, मूर्तिकला, पुरातत्व इन सब में विशेष रुचि देखने को मिलती है। भारत कला भवन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देख लिया है। अब आगे बात करते हैं 20 नंबर पे। बताना है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टाचारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा कोहलो। क्या है राइट आंसर? दादा शब्द किसने दिया है ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, शाबाश। बिल्कुल, तो 20 की बात करते हैं, बी नंबर एकदम सही है। त्रिस्ताजारा जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में क्या है। दादावाद में जो दादा शब्द है ना, ये त्रिस्ताजारा ने 1916 में इसका प्रयोग किया था। कब की बात है ये? 1916 की बात है। अब दादावाद का जन्म 1916 में ज्यूरिख के, बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ज्यूरिख में होता है, ठीक, केवल इतना ही। जर्मन विचारक व साहित्यिक ह्यूगो बॉल ने सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्विचार करने के उद्देश्य से कबारे वोल्टेरे, जो ये हमने ऊपर पढ़ा ना, कबारे वोल्टेरे जो है इनका उद्घाटन किया था। आगे दादा शब्द का अर्थ देखो, यहां से इंपॉर्टेंट है, दादा शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा दादावाद के प्रसिद्ध कलाकार जो है कौन है? मार्शल दुनशा है व पिकाबिया थे। इंपॉर्टेंट है। तो दादा शब्द का अर्थ झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा और दादावाद के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मार्शल दुनशा और पिकाबिया। इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब मार्शल दुनशा की बात करें, ये 1911 में कॉफी की चक्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉफी की चक्की बहुत पूछा जाता है, किसका? मार्शल दुनशा ने बनाया हुआ है 1912 में, ठीक। और जीने से उतरती हुई नग्नाकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन दम से पूछा गया होगा, जीने से उतरती हुई नग्नाकृति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडा कोहलो की बात करें तो ये मैक्सिकन कलाकार है। कौन है? मैक्सिकन कलाकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है हाशिया बनाकर जो चित्रण करना है वो कौन सी शैली का प्रभाव है? राजपूत, फारसी, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका क्या होगा? 21 नंबर पे आएंगे सभी लोग, क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, फारसी शैली इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दिया है हाशिया बनाकर चित्रण जो किया जाता है वो फारसी शैली या ईरानी। ऐसा भी हो सकता है कि फारसी की जगह ईरानी दे दे, तो आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ठीक, वही बात है। ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिया बनाने की जो प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था, कहां पर? ईरानी चित्रों में था, ईरान में, ठीक। और चित्रों के हाशियों को सुंदरता से सजाया जाता था, जो अलंकारिक अभिप्रायों, आखेट, फूल पत्ती, पशु पक्षी, ये सब चीजें मिलता था। और इन हाशियों में जो है सुनहरे काम की भी बहुलता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताओ, वृष, बैल बनाने की जो मशहूर कलाकार है वो कौन है? सुनील दास है, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह, जतिन दास। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से क्या होगा? बहुत बढ़िया। 22 नंबर पे आ जाएंगे। वृष बनाने के लिए मशहूर कलाकार आपसे पूछा गया है, बताइए। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? रुक गई क्या क्लास? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे आंसर आपका सुनील दास, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। वृष दिया है सुनील दास ने बनाए हैं और इनका जन्म 1939 में बंगाल में होता है। तो सुनील दास कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। और ये भारतीय अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। कौन है? अभिव्यंजनावादी चित्रकार हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। इनको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने इनको, ये पनी नहीं, ये पद्मश्री होगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। किससे? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था 2014 में, ठीक है। आगे बात करें सुधीर पटवर्धन की, तो सुधीर पटवर्धन जो है एक ये भारतीय समकालीन कलाकार हैं।
और रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, सुधीर पटवर्धन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये भारतीय समकालीन कलाकार हैं एवं रेडियोलॉजिस्ट हैं और इनका जन्म 1949 में पुणे महाराष्ट्र में होता है। ठीक, तो ये सब चीजें जितनी हैं आपको धीरे धीरे करके हम हर चीज देते जा रहे हैं। आगे यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, 23 नंबर पे आते हैं। पूछा जा रहा है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। उस्ताद इफ्तियार खां था या उस्ताद मंसूर था, उस्ताद नासिर, उस्ताद बहराम? क्या है 23 नंबर पे, क्या होगा बताओ। बहुत बढ़िया, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का पूछा है, तो पक्षियों के लिए आप लोग जानते ही हैं, उस्ताद मंसूर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। दिया है जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर जो है ये पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धस्त था। किसके टाइम का है ये पूछा जाता है? जहांगीर के काल का था। वेरी गुड। इसने तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह के द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी, इन सब का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर ने बनाया है। और ये लाइन आपको नंबर जरूर दिलाएगी, ये पूछा जाता है बहुत। ठीक, और बाज पक्षी जो है, बाज पक्षी का जो ये चित्रण है ना, वो कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पशुओं में प्रमुख रूप से जेब्रा का चित्र उल्लेखनीय मिलता है और मोरनी का चित्र भी सजीव, मतलब मोरनी भी बनाया है और पेरिस में इसको रखा गया है। चलिए 24 पे आते हैं, बताइए पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? जय धवल है, महाधवल है, पाद ताड़ कितम है, या फिर क्या होगा बताइए। 24 का क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसका ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाल शैली में चित्रित ग्रंथ जो है ये प्रज्ञा पारमिता है। और पाल शैली की अन्य पोथियां कौन सी है? पूछा जाता है कि कौन सी संबंधित है पाल शैली से, तो साधनमाला है, गंधव्यूह, करणदेह गुहा, पंचशिखा, महायान, ये सब जो है ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान बौद्ध से संबंधित है। ठीक, और ये पोथियां जो है बौद्ध धर्म से हैं, ये पढ़ लिया हमने। आगे बात करते हैं, यह पोथियां जो है ये लाल ताल, सॉरी एक सेकेंड, चलिए आगे। तो ये जो है पोथियां ये ताड़ पत्र पर बनी है या राजपत्र पर बनी हुई है। और ये पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बंगाल है, बिहार है, नेपाल है, अभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और इस शैली का जो प्रमुख कलाकार माना जाता है वो धीमान है और उसका पुत्र वित्तपाल। ये दोनों ही कौन सी शैली से संबंधित हैं? आपकी पाल शैली से संबंधित हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नॉन स्टॉप धड़ाधड़ क्लास चल रही है और फटाफट से क्लास से सभी लोग जुड़ जाइए। और ये क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए क्या होगा। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्हड़ एकदम सही आंसर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया है बिल्हड़, बिल्हड़ के बारे में दिया है, ये 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे जिनकी रचना कौन सी है? चौर पंचाशिका फेमस है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देव चरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है। और वात्स्यायन ने क्या लिखा? इन्होंने कामसूत्र लिखा है। ठीक, और यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। पूछा जाता है विश्व की प्रथम यौन संहिता कौन सी है? तो कामसूत्र है। ठीक, किसने लिखी? वात्स्यायन ने। आगे बात करें, यशोधर पंडित ने जो है कामसूत्र की टीका, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां भी डिटेल में बताएंगे। जय मंगला की रचना की है जिसमें सडंग का उल्लेख मिलता है। आगे 26 पे आइए। पूछा गया है गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? मछली, कूर्म, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। बताइए क्या होगा। मैम मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, शुरुआत से पढ़ना, लेकिन ठीक है बीच में जो जुड़ा करें ना शुरुआत से करें। हाँ, तो यमुना नदी का वाहन पूछा गया है, बिल्कुल सही है। टर्टल मतलब कछुआ, इसी को हम कुर्म बोलते हैं। ठीक, कछुआ की बात हो रही है यहाँ। अब देखिए इसको बात करते हैं। तो गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कुर्म, कछुआ को दिखाया गया है। और मगरमच्छ जो है ना, ये देवी गंगा का वाहन है। गंगा का वाहन पूछे तो मगरमच्छ है, यमुना का वाहन पूछता है तो कछुआ हो जाएगा।
मकर या मगरमच्छ जो है एक प्रतीक है जो बताता है कि हमें जल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो सबको खा जाता है मगरमच्छ जो उसके पास जाता है। और यात्रा में भगवान वरुण देव की एक झांकी मिलती है जिसमें भगवान झूलेलाल, ये सब हटाओ, इसमें कोई मतलब नहीं है। 27 पे आइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच इंपॉर्टेंट है, बताओ सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले कलाकार कौन है, ये बताना है। बताइए। वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार, क्या है ये बताइए। हाँ, क्या होगा 27 का राइट आंसर, बताएंगे सभी लोग। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? बिल्कुल, आपका राइट आंसर तैयब मेहता जा रहा है और एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, तैयब मेहता की बात करते हैं, यहाँ डिटेल नहीं है तो यहाँ बात कर लेते हैं। तैयब मेहता की बात करें तो इनका जन्म होता है 1925 में। कहाँ होता है? इनका जन्म होता है गुजरात में, याद रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने काली नामक जो चित्र है वो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है काली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 28 पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, बताना है के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगांव कर्नाटक में होता है, जिनका संबंध किससे है? जे स्कूल ऑफ आर्ट से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से, कलकत्ता कला परिषद कर्नाटक से। बताइए क्या होगा 28 नंबर पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपका, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी अभी हमने आपको बताया था कब से कब तक है इनका, तो 1972 से लेकर 1978 के बीच में इनका संबंध मिलता है। ठीक, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी के जन्म की बात करें तो 1918 में बेलगांव कर्नाटक में होता है। ठीक, और त्रिवेणी कला संगम हमने पढ़ा 1945 से 55 के बीच में। दिल्ली शिल्पी चक्र के भी संस्थापक रहे। 1972 से 78 के बीच में बीएचयू में ललित कला संकाय के डीन रहे। ठीक, और ये म्यूरलिस्ट के साथ साथ श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। ठीक, और इनका जो माता पुत्र है पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी, टोकरी लिए लड़की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है टोकरी लिए लड़की। तो ये सब जो है ये सारी की सारी किसके हैं? तैयब मेहता के हैं। ठीक, या सॉरी तैयब मेहता नहीं, के.एस. कुलकर्णी के हैं, तो याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 पे आइए। बताओ चित्रकार मनोहर ये कौन सी लघु चित्र शैली के कलाकार हैं? बताओ, किशनगढ़ शैली, चंबा शैली, मेवाड़ शैली या जयपुर शैली, क्या होगा राइट आंसर? बताइए फटाफट से क्या होगा। 29 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, मनोहर की बात हो रही है, मेवाड़ बिल्कुल सही है, मां से मनोहर मां से मेवाड़, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मनोहर की बात करें तो ये मेवाड़ लघु चित्र शैली का चित्रकार था। इन्होंने रामायण की सचित्र प्रति बनाई है जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाई है? मनोहर ने। ठीक, और इस काल के 1605 के रागमाला चित्र चावड़ में निर्मित हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। ठीक, ये याद रखना है। और मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो हैं वो अपभ्रंश शैली में निर्मित हुए हैं, जो कि जैन ग्रंथ सुपांसनाहचर्यम जो है ना इसमें मिलते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। क्या हुआ राम बाबू, थक गए हो क्या? एक ही रोटी खाई है क्या आज आपने? क्यों, बहुत जल्दी थक गए हो? हमको देखो, हमको तो लगता है कि जैसे हमने पूरी संसार भर की रोटियां खा ली हैं। क्यों, बोलो। चलो आगे चलते हैं। दिया है चंबा शैली के चित्रकार। चंबा शैली के चित्रकार में कौन कौन आते हैं? तो नेहरू और निक्का भी आ जाते हैं। किसमें? चंबा शैली में। और किशनगढ़ में बात करें तो मोरध्वज, निहाल चंद, आप लोग जानते हैं। पूछा जा सकता है कि ये जैसे पूछ लिया जाता है निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। निक्का किससे है? चंबा से। ऐसे जयपुर से बात करें तो यहाँ से साहब राम और डालू राम मिलते हैं। और डालू राम जो है ये भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, ज्यादा खा लिया है मैम, बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेट जाओ, आराम से लेट जाओ और फिर पढ़ो आराम से। चलो आगे चलते हैं। दिया है अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? बताइए। गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, सडंग, चित्रसूत्र, बताइए क्या होगा। 30 पे आइए। चलिए, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए गीत गोविंद इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। चलिए,
तो अपभ्रंश शैली में जो है किन में हुए हैं, तो गीत गोविंद हो जाएगा। ठीक, गीत गोविंद हमने पढ़ा। अच्छा, गीत गोविंद को किसने लिखा है, कोई बता सकता है? बताओ जल्दी से, गीत गोविंद को किसने लिखा है, ये बताना है आपको। गीत गोविंद को लिखा किसने? जयदेव ने लिखा है। ठीक, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा गया है रामचंद्रन की जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है, ये बताओ। बाउल डांस है, बिजूका है, ययाति है, उमर खैयाम है। रामचंद्रन की जो चित्र श्रृंखला है, ए रामचंद्रन की, वो कौन सी है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है, ययाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए। ययाति नामक जो भित्ति चित्र है ये विशाल कलाकृति है, 7x60 फीट पे इसको बनाया गया है। ठीक, किसने? ए रामचंद्रन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे 1986 ईस्वी में दिल्ली में प्रदर्शित किया गया था। ठीक, और यह महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है यह महाकाव्य? इसको हटाओ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बात करते हैं। देखो, रामचंद्रन की बात करें तो ये एक चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं और मूलतः आकृति मूलक कलाकार हैं। और बिजूका के बारे में पढ़ लो, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। अवधेश मिश्र ने इसको बनाया है बिजूका। ठीक है, उमर खैयाम अरेबियन नाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही दोनों किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों आप लोगों को पता भी होंगी। आगे बढ़ते हैं, 32 पे आते हैं। तंजौर चित्र शैली जो है ये किन राजाओं के संरक्षण में फलती फूलती है? सोलंकी, चोल, मौर्य, चालुक्य। क्या होगा बताइए? थोड़ा फास्ट कर दो। थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, हम डिटेल नहीं पढ़ाना है क्या? चलिए बात करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, चोल इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए तंजौर शैली की बात करें, तंजौर चित्र शैली जो है ये चोल वंशी राजाओं के संरक्षण में फलती फूलती है। और तंजौर में निर्मित है बृहदेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 1000 ईस्वी के आसपास प्रतापी चोल सम्राट जो है राजराज के द्वारा बनवाया गया था और इसी कारण यह राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो दिया हुआ है चोल काल में निर्मित जो दूसरा मंदिर है, चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था गंगैकोट चोलपुरम में। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका विशाल मंडप जो है वो 150 स्तंभों पर आधारित है और इसकी ऊंचाई 186 फुट मिलती है। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए हम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, हमको अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए, बहुत गजब मजा आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। दिया है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग मिलता है? रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष। क्या होगा इसका राइट आंसर? 33 नंबर पे बताइए। सारी बुक्स, सारे PYQ, हर चीज करवाने का जिम्मा हमने लिया है ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे भी। ठीक है, फटाफट से करते जाओ बस। 33 का क्या है? बिल्कुल सही है, प्राकृतिक की बात होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का यूज होता है, जैसे हल्दी हो गया, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल ले लेते हैं और सफेद के लिए पिसा हुआ चावल, दूध, इन सब का यूज प्राकृतिक चीजों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है ये भूमि पर बनाई जाती है और ये बिहार की लोक कला है, सभी लोग जानते हैं। इसमें मुख्य कलाकार, इनके मुख्य कलाकार बहुत पूछा जाता है, कौन कौन से? कौन कौन है? तो जमुना देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी, बरुआ देवी, ये सब जो हैं ये सब यहाँ के हैं। और देखो मधुबनी जो पेंटिंग है इसको हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि बिहार की है। आगे बढ़ते हैं, 34 पे आते हैं। पूछा गया है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? केशव मलिक हैं, अशोक भौमिक हैं, दिनकर कौशिक, असद अली। बताइए 34 का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, अशोक भौमिक वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन? अशोक भौमिक। अब अशोक भौमिक की बात करें, 1953 में जन्म होता है, कहाँ? महाराष्ट्र में।
प्रगतिशील कविताओं पर आधारित पोस्टरों के लिए कार्य जो है, शिविरों का आयोजन, और आज भी इस उद्देश्य के लिए समर्पित है। ठीक, ये इनकी बात हो रही है। आगे बात करते हैं। अब देखो, मोनालिसा हंस रही थी, ये पहला उपन्यास आई स्पाइस कहानी संग्रह है। बादल सरकार व्यक्ति और रंगमंच, शिप्रा एक नदी का नाम, ये सब जो पुस्तकें हैं ना, ये सब किसकी हैं? केशव मलिक की हैं, सॉरी अशोक भौमिक की ही हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, अब केशव मलिक की बात करें तो अब केशव मलिक के बारे में देख लीजिए। ये जो है एक भारतीय कवि, कला और साहित्यिक आलोचक, कला विद्वान और क्यूरेटर थे। ठीक, और ये हिंदुस्तान टाइम्स और एक सेकेंड दिया है, वे हिंदुस्तान टाइम और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कला समीक्षक भी बने। किसकी बात है? केशव मलिक की। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ली कार्बूशियर कौन है? बताओ। एक संगीतकार है, कला का प्रोफेसर है, एक ओपेरा कलाकार है, एक वास्तुकार है। बताइए ली कार्बूशियर कौन है? ये पूछा गया है। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, एक वास्तुकार है। कौन है ये? वास्तुकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ली कार्बूशियर के नाम से किसको जाना जाता है? चार्ल्स एडोर्ड जनरेटर, ठीक, नाम से जाना जाता है। अब ये जो है, ये फ्रांसीसी वास्तुकार, डिजाइनर, चित्रकार, शहरी योजनाकार, लेखक, इन सब चीजों में ये सिद्धहस्त हैं, और ये चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार भी इनको कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं 36 पे। बताओ, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो चित्र है किसने बनाया? के हैबर, राम कुमार, KH आरा, NS बेंद्रे। बताइए। और क्लास पसंद आ रही हो ना तो सभी लोग एक बार दिल उड़ा देंगे, और लाइक वाइक ना किया हो तो कर देंगे। ठीक है, और सभी तक क्लास को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। तो बांग्लादेश का जन्म पूछा गया है, बिल्कुल सही है, के हैबर इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसकी डिटेल की देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का जन्म किसने? के हैबर ने। मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, ये सब जो हैं किसने बनाए हैं? के हैबर के हैं। ठीक, गांव का त्योहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव जो मिलता है वो हैबर की कला पर ही देखने को मिलता है। ये लाइन भी आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, चलिए, तो दिया है, गांव का त्योहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव हैबर की कला पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, डिटेल अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, बट पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। जो छोटी सी आप लोगों की तबीयत खराब होती है, एक छोटी सी बिल्कुल से गोली लेते हैं, टेबलेट लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा असर करती है। बस यही ये छोटी सी टेबलेट है, ठीक, कड़वी है लेकिन फायदेमंद होगी। जो बीमारी लगी है ना बेरोजगारी की, वो बीमारी को दूर जरूर करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ अब हैबर के जन्म के बारे में बात करें तो 1912 में होता है, कर्नाटक में। ठीक, कटिंगरी गांव में। आगे 37 पे आइए। बताइए क्या होगा? जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे मिलता है? ये बताइए। हाँ, आता है समझ में मैम जी, शाबाश। हाँ, 37 पे आइए। एग्जाम तो होगा, देखो ऐसा नहीं है जैसे मृत्यु अटल है ना, वैसे एग्जाम होना भी अटल है। लेकिन अब बस यही है ना कि लेट लपेट हो रहा है, और वो भी किसकी वजह से हो रहा है आप लोग जान रहे हैं। ठीक, हाँ, चलिए 37 पे आइए। जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे है? रोकोको पेंटिंग, बरोक, हाई रेनेशा, इंग्लिश रोमांटिक। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग हो जाएगा। आगे, जॉन कांस्टेबल जो है ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के कलाकार थे। इनका जन्म 1776 में इंग्लैंड में होता है। ठीक, आगे बताओ। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली या फिर टिली कैटल। 38 पे आइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी एकदम सही है, टिली कैटल, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुर्गी की लड़ाई किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, के हैबर, MF हुसैन। बताइए, मुर्गी की लड़ाई क्या है राइट आंसर इसका? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है के हैबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, मुर्गी की लड़ाई की बात करें तो के हैबर का है। अब इनके और भी चित्र हैं, जैसे प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, संगीत, अजंता, माँ बेटी, मयूर, पनघट, ये सब। ठीक है,
इन्होंने सैकड़ों रेखा चित्र बनाए जिसमें मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, अमृता शेरगिल जो है इनका प्रभाव जो है यूरोपीय कला से प्रभावित थी। ठीक, आगे 40 पे आइए, क्या होगा? एक डच ड्राफ्टमैन है, कलाकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, 3 गायक बनाया है। किसने बनाया है? रैफेल, विंसेंट वॉन गॉग, रैम्ब्रा, डॉली। क्या होगा? लग रहा एग्जाम हाल में बैठे हैं। नाइस मैम। हाँ, चलिए बताइए 40 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, 40 का आंसर दे दिया है रैम्ब्रा, एकदम सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। चलिए, रैम्ब्रा की बात करें तो इनका जन्म 1607 में होता है, मृत्यु 1669 में होती है। ठीक, हॉलैंड में। रैम्ब्रा ने सर्वाधिक जो है व्यक्ति चित्र बनाए हुए हैं। क्या बनाए हैं? सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए हुए हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। और 62 जो है इन्होंने आत्मचित्र बनाए हुए हैं। कितने? 62 जो है वो आत्मचित्र बनाए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि के प्रहरी किसने बनाया है? रैम्ब्रा ने, और ये बनाया है कैनवास पर तेल रंग माध्यम में। बहुत इंपॉर्टेंट, रात्रि के प्रहरी इंग्लिश में भी दे देता है कभी कभी, द नाइट वॉच। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूथ की बुक जो है कल होगी। ठीक है, बाकी जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लीजिए अभी अच्छे से, जो अभी चल रहा है क्लास में। क्लास रुक रुक कर चलती है। क्लास रुक रही है क्या? क्यों? बताओ जल्दी से, क्या क्लास रुक रही है? चलो, नहीं मैम जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ में, बेंगलोर में, जयपुर में, कोच्चि में। 41 पे आइए, क्या होगा? आप लोग क्लास में डेली जुड़ा करिए, तो आपको ना जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना डायरेक्ट डेली डेली मिलती जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग अचानक से बीच में जुड़ते हैं ना तो आप लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं और हमको भी कंफ्यूजन में डालते हैं कि अब हम क्या करें, बोले कि ना बोले। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, लखनऊ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962 से 63 के बीच की बात है। केजी सुब्रमण्यम, इन्होंने लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए अपना सबसे बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक, बहुत ज्यादा। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके एक सहयोगी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, कहां? दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे केजी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनमें कौन कौन? मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, द लिविंग ट्रेडिशन, पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। ये जो तीनों बुक्स देख रहे हैं आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये है केजी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और केजी सुब्रमण्यम की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये बड़ौदा में बहुत प्रसिद्ध थे। और केजी सुब्रमण्यम चित्रकार थे, मूर्ति शिल्पी, म्यूरलिस्ट, प्रिंट मेकर और लेखक, कवि, कला चिंतक, ये सब थे। ठीक, ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा आपसे। चलिए, सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, पॉल गॉन्ग, विंसेंट वॉन गॉग। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा 42 नंबर पे? कौन है ये? सुषमा जी, हम एक काम करते हैं, आपके यहाँ टावर लगवा देते हैं। ठीक है, 5G, 5G नहीं 6G का ही सीधे लगवा देते हैं। चलिए, सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था? बहुत बढ़िया, क्लोद मोने, एकदम सही दिया है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन कौन सा है? प्रभाववाद था, जो फ्रांस में 1872 में क्लोद मोने के द्वारा निर्मित जो कृति है इम्प्रेशन द सनराइज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूर्योदय का प्रभाव, इसी से स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक, चलो 43 पे आओ। जोगीमारा की गुफाओं में क्या, कहां पर है जोगीमारा की गुफाएं? ये पूछा गया है, बताइए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में है और ये गुफा जो है, ये गुफा
अमरनाथ नामक स्थान पर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर है। ये 3 फैक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर 2 गुफाएं जो हैं पास पास हैं। एक गुफा है सीता बोंगरा या इसी को सीता लंगड़ा के नाम से जानते हैं, जो एक प्रेक्षागृह है, नाट्यशाला थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी के निकट दूसरी गुफा है जोगी मारा की है। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान माना गया था, परंतु बाद में प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर माना गया। ठीक, मंदिर था जो कि जैन धर्म का था और इसकी कला पर प्रभाव पड़ता है जैन धर्म का। ठीक, तो इस तरह से 2 गुफाएं जो थी वो हमने बता दी। आगे बढ़ते हैं। जोगी मारा की गुफा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-6-6 वाला आंकड़ा इधर पे याद रखना है, जोगी मारा की गुफा में। ठीक, इसके चित्र के अवशेष जो हैं वो कहां पर देखे जा सकते हैं? छत पर। और डॉक्टर ब्लॉक ने जोगी मारा गुफा को 300 ईसा पूर्व का माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने? डॉक्टर ब्लॉक ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन है जो जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिशनदास, बसावन। बताइए क्या है? जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है पूछा है, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बसावन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये किसके टाइम का है? ये अकबर के टाइम का है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो, बसावन जो है अकबर के समय का है और बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृतियों का जिस स्थिति में लाघव में अंकन किया है, वैसा अकबर कालीन कला अत्यंत दुर्बल है। तो किसने बनाया है? ये बसावन ने बनाया है, आगे की ओर झुकी हुई मानवाकृतियां। ये आपको मेनली याद रखना है। आगे, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति के विशेषताओं से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार हुआ है। तो ये लिखा किसने है? अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक में? आईने अकबरी में। ठीक, किसके बारे में? बसावन के बारे में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो मंसूर की बात करें तो ये विशनदास तथा मनोहर जहांगीर के काल में है, ये सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 45 पे आइए। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? सित्तनवासल है, अजंता है, एलिफेंटा है, बादामी है। बताइए 45 का क्या होगा? कृष्णा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है, सित्तनवासल हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। कहां? क्या हो गया भाई? हाँ, सित्तनवासल जो है वो तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पटकोई से उत्तर पश्चिम की 9 मील, ये सब कुछ नहीं, केवल तमिलनाडु के तंजौर जिले में, इतना याद रखना है। ठीक है, अब सित्तनवासल शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है तो ये जैन संतों के सिद्धों का निवास है। ठीक है, हाँ देखो, सुन लो, ध्यान से सुन लो। यहाँ पर उसने जो है ना कावेरी नहीं दिया है, इसने कृष्णा नदी दे दिया है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है ना ये गलत है। ठीक, लेकिन क्या करें, आयोग ने ही गलती की है, तो अब उस पर तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमें पता है कि कावेरी नदी के तट पर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर धोखे से उसने शायद जैसे भी लिखा हो, कावेरी होना चाहिए था इसमें। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ की जो भित्ति चित्र है इसकी खोज ये दुर्बिल ने की थी। ठीक, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। हाँ, कृष्णा नदी वहां पर है ही नहीं तमिलनाडु में, पहली बार, लेकिन वो पता नहीं कैसे आयोग ने किया है। दिया है मेघदूत के बारे में, इसका चित्रकार कौन है ये बताओ? हाँ बिल्कुल, सुधीर खास्तीगिर, हरिहर लाल मेड़, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात्र। 46 पे ये क्या होगा? बी नंबर एकदम सही है, हरिहर लाल मेड़, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है वो किसने बनाई? हरिहर लाल मेड़ ने। और ये जो है ये दैनिक दिनचर्या पर आधारित दृश्य चित्रों, शबीह चित्र, वस्त्र चित्रकला शैली में मेघदूत जैसे चित्रों के कारण बहुत ज्यादा सफलता इन्होंने प्राप्त की। अब सुधीर रंजन खास्तीगिर की बात करें, इनका जन्म 1907 में होता है। कहां पर? कोलकाता में होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और शिक्षा जो है नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन में इन्होंने ली हुई थी। आगे बात करेंगे,
दिया है 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में ये प्राचार्य नियुक्त होते हैं। किसकी बात हो रही है? सभी को पता है, सुधीर रंजन खास्तगीर की 1956 में। और चित्रण मूर्ति, लिनो कट, चारकोल चित्रण, कैनवास पेंटिंग, तेल चित्रण और पेंसिल स्केच, इन सब के लिए ये जाने जाते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। बताओ, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर, स्टेला क्रैमडिस, क्या होगा? हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोग देख रहे हैं टीजीटी में पूछे जा चुके हैं। और अब कोई भी एग्जाम हो उसमें जो आगे एक्सपेक्टेड है, देखो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के ही, ठीक, कुछ रिपीट हो जाते हैं और कुछ जो है उन्हीं डिटेल से, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसकी डिटेल से पूछ लिए जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो उस टॉपिक के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। तो वही चीज जो स्पेसिफिक वाले हैं, उन टॉपिक के स्पेसिफिक में आते हैं, उन्हीं को हम आपके सामने सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या है 47 का, ये बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो 47 की बात क्या करें? बिल्कुल ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, कार्ल खंडाला वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग हमने देख ली, कार्ल खंडाला वाला। अब इनके बारे में देखिए। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी 1910 में आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से होती है। 1916 में इनका राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ भी प्रकाशित होता है, ठीक, ये याद रखना है। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज कहा है। इंपॉर्टेंट है, किसकी बात हो रही है? आनंद कुमार स्वामी की। हेनरी मूर जो है ये ब्रिटिश मूर्तिकार थे। इनका जन्म 1898 में होता है। किसका? हेनरी मूर जो है इनका मूर्तिकार थे। स्टेला क्रैमरिस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। स्टेला क्रैमरिस की बात करें तो इनका जन्म 1896 में होता है, मृत्यु 1993 में। ये अग्रणी कला इतिहासकार और क्यूरेटर थी। किसकी बात है? स्टेला क्रैमरिस की। और भारत में प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला का अवशोध जो है प्रबंध लिखा था, उसकी पहली पुस्तक द हिंदू टेम्पल किसने? स्टेला क्रैमरिस ने। द आर्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ इंडियन स्कल्पचर पेंटिंग ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब जो किसकी हैं? ये सब आपकी स्टेला क्रैमरिस की हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। पूछा है अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित है? बताइए। बिशनदास, बिचित्तर, अबुल हसन, बसावन, बताइए। हाँ, 48 पे, शाबाश। क्या है 48 का? बहुत बढ़िया, ये है आपका बसावन। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बसावन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है अकबरनामा जो है अकबर का अधिकृत जीवन परिचय बसावन के द्वारा है, ठीक, ये हम देख चुके हैं। अब देखो, अकबरनामा की एक पांडुलिपि से चित्रण, क्या हो गया? थक गए हैं क्या आप लोग? प्लीज मैम बस करिए, थक गए हैं। चलो ठीक है, 50 तक कर लीजिए, ठीक है, 50 तक कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो देखो आगे चलते हैं। तो 49 नंबर पे आते हैं। दिया है आब्रश विद लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? वीपी सिंह, सतीश गुजराल, टी बैकुंठम, जोगिंद्र चौधरी, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल, जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। कितना ज्यादा प्रताड़ित है ना वैष्णवी मैम से आप लोग। चलिए, अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही है, सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अ ब्रश विद लाइफ जो है वो आत्मकथा सतीश गुजराल की है। 1952 ईस्वी में आप इनको मैक्सिको में कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिलती है, जहां से ये 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है? गुजरात में, इसको हटा दीजिए, बाकी इनका कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट। लॉरेंस स्ट्रॉक, वैकेंसी,
एंड्री ब्रेटॉन या फिर वेस्ली कैंडेंस्की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा है, बताइए क्या है? बिल्कुल सही है, एंड्री ब्रेटॉन इसके एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए। 1924 में आंद्रे बेर्तो जो है, आंद्रे बेर्तो है लिखा है, ठीक, वहां पर ब्रेटॉन लिखा था। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। 1924 में अति यथार्थवाद की मासिक पत्रिका अति यथार्थवादी क्रांति के नाम से प्रकाशित होती है। कब की बात है ये? 1924 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो ये है आज का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। चलिए, तो मैम 125 करवा दीजिए। एक काम करते हैं, 125 तक पहले पूरा इसका पूरा सेट करवा देते हैं, ठीक है। आज हमने 50 करवा दिए हैं, कल भी इसी के क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है आपका पूरा खत्म हो जाए, मतलब जो आपका ये पेपर चल रहा है 2021 वाला, इसको हम पूरा करवा देंगे, ठीक। आज 50 किए हैं, कल फिर से 50 कर लेंगे, या कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा करने की, पूरे आपके 75 क्वेश्चन कल करवा दें, ठीक है। तो कल आपका ये वाला जो पेपर है 2021 का सॉल्व हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कल भी आपका शाम को 7 बजे यही चलेगा, और 8 बजे आपकी यूथ का प्रैक्टिस चलेगा। जो यूथ का सॉल्व पेपर है वो कल चलेगा शाम को 8 बजे, ठीक। तो दोनों ही टाइम आपको जुड़ना है, डेली जुड़ना है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक दिन आए 2 दिन नहीं आए, एक दिन आए 2 दिन नहीं आए, तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ चीजें बता देते हैं कि आज ये वाली क्लास चल रही है, कल वो वाली चलेगी, तो ये चीजें आपको पता नहीं चल पाती हैं फिर, ठीक है। ये बताओ मजा आई कि नहीं आई? 65 आज करवा दीजिए। अब रहने देते हैं, क्योंकि ना काफी सारे लोग हैं, परिवार वाले हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, और खाना पीना भी देखना पड़ता है। कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं, परिवार को देखना होता है मैम, नहीं तो 2 घंटे लगातार पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, यही चीज है। अच्छा, बाद में सुन लेते हैं क्लास को, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम जी प्रीवियस ईयर के पेपर किस बुक में है? जिस बुक में है ना वो सारी बुक हम आपको यहाँ करवाए दे रहे हैं, पूरा हम सब कुछ पढ़ाए दे रहे हैं, और फिर बाद में हम आपको प्रैक्टिस सेट बताएंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट बताएंगे, तो पूरा आप लोग उधर से और कर लेना, ठीक। बाकी दबंग सीरीज अपनी जिंदाबाद है, दबंग सीरीज में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको जुड़ना है। और सुबह 7 बजे ध्यान दीजिए, सुबह 7 बजे आपकी जो कौन सी सीरीज थी भाई, वो बाज बैच जो था ना, वो हमने सुबह 7 बजे कर दिया है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ जाया करिए। सुबह 7 बजे बाज बैच, शाम को 7 बजे दबंग सीरीज, और रात को 8 बजे यूथ का प्रैक्टिस सेट, जो आपका वो वाला है सॉल्व पेपर वाला, ठीक। तो आपको 3 क्लासें पढ़नी है डेली। ओके मैम जी, मैम करवा दीजिए, कोई परिवार नहीं है मैम। ज्ञान प्रकाश जी आप सिंगल है इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आई प्रॉब्लम भी होती है मैम जी, हाँ आई प्रॉब्लम तो बहुत होती है। सिस बहुत अच्छी क्लास, बहुत बढ़िया। उनको खाना पीना लगाना पड़ता है ना भाई, जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है, इस वजह से। मैम मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, आंखों का मत बोलिए, आंखें हमारी भी बहुत दर्द होती हैं। दोपहर में एक क्लास, और दोपहर तो नहीं कर सकते हैं, बस यही दिक्कत है मैम जी। एक्सपेक्टेड वाले एमसीक्यूज के माध्यम से करा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चंस आएंगे। 10 किलोमीटर का दिखाई देता है मैम। हाँ तब तो बहुत तेज है आंखें आपकी। चलिए, जिसने लाइक वाइक न किया हो तो एक बार फटाफट से प्यार से वैष्णवी मैम के लिए लाइक कर दीजिएगा, ठीक, दिल उड़ा दीजिएगा। मैम आपकी वजह से यूथ सही आने लगी, चलिए बहुत बढ़िया। मेरा कमेंट नहीं देख रही मिथिलेश जी, इतने ज्यादा तेजी से चल रहे हैं ना कमेंट कि ऊपर सब खिसक जाता है। मेरी भी फैमिली है, आंखें मेरी वीक है मैम। बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए मैम, तो आंखों को थोड़ा आराम मिल जाए। अच्छा, बैकग्राउंड ब्लैक करना है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिस सेट कर लीजिए,
ये वाला जो पेपर है सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद हम ब्लैक ही कर देंगे, ठीक है? ब्लैक और व्हाइट में हम कर देंगे, ठीक है? मैम आप सबकी सुनती हैं, मेरी भी फैमिली है मैम। हाँ, सबकी फैमिली है अपनी अपनी, और सबके काम भी होते हैं। अपनी क्लास में ना ज़्यादातर लेडीज हैं, और ज़्यादातर लेडीज शादीशुदा हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। आपकी सोच पढ़ाने की बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बार कमेंट किए हैं, एचटेट चंडीगढ़ का सर्टिफिकेट है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए चंडीगढ़ वाला मान्य है और लोग नौकरी भी कर रहे हैं, हमने आपको बताया है पहले भी। और लोगों से भी पूछ लीजिए। नहीं पूछना नहीं है, सब लोग थक चुके हैं, हमें पता है, बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम थक चुके हैं, थक चुके हैं। मैम तलाक करवा दें 2 महीने के लिए? अरे ना बबुआ ना, तलाक शब्द ही बेकार है। मैम जी जी बिहार में जॉब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैम आप बहुत अच्छी हैं। मैम एस्टेट का रिजल्ट सुन तो रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाला है, अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी। मैम मैं साइंस से आर्ट जुड़ गए। अच्छा मैम जी अब जाएं घर? हाँ बिल्कुल जाइए। आपकी शादी हो गई मैम? नहीं अभी नहीं हुई है, होगी कभी ना कभी। मैम छोटा सा ही क्लास सही रहता है। आज ही हमने लंबी क्लास की है 1.5 घंटे की, वरना हमारी तो छोटी ही रहती है। आज ये था ना संडे स्पेशल क्लास थी, हमने पहले ही बताया था, स्पेशल में थोड़ा स्पेशल ही रहता है, ज्यादा ही रहता है ना? चलिए फिर क्लास अब ऑफ कर देते हैं, ठीक है? चलिए।